नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडिटोरिया का सेट नंबर 52, यानी इससे पहले हम लोगों ने 51 सेट कंप्लीट कर लिए है। उसी क्रम में आज हम लोग सेट देखेंगे 52 पूरे विस्तार के साथ। सारे ऑप्शन को हम लोग क्लियर करते जाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेडकॉफ को। ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। ये कब से कब तक रहे थे? तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो ये रहे थे 1835 से, यानी ये विलियम बेंटिंक के बाद 1835 से 36 बहुत कम समय के लिए रहे थे। वहीं बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिंक ये 1828 से 1835 तक रहे थे। ये भारत के लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा इन्हें जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। वही बात करें इन्होंने 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पे रोक लगाया। किस पे रोक लगाया था? सती प्रथा पे रोक लगाया था, धारा 17 के अनुसार। वहीं बात करें इन्होंने 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा पर भी रोक लगाया। ठग देवी किसे जाना जाता था? काली देवी को। इनके द्वारा कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया। किनके द्वारा? विलियम बेंटिंक के द्वारा। इसी के समय में मैकाले की अनुशंसा पे अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। वहीं बात करें लॉर्ड रिपन, तो हम लोग जानते हैं लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने लॉर्ड लिटन के द्वारा जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था उसे निरस्त कर दिया। सिविल सेवा की परीक्षा की अधिकतम आयु जो 19 वर्ष लिटन कर दिया था, इन्होंने पुनः उसे 21 वर्ष कर दिया। इसी के समय में प्रथम कारखाना अधिनियम आया था और इन्हीं के समय में नियमित जनगणना प्रारंभ हुई थी 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना और प्रथम कारखाना अधिनियम लागू किया था। चलिए दोस्तों, और लॉर्ड मिंटो की बात करें तो लॉर्ड मिंटो के नाम से दो हुए। तो लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 तक रहे थे। इनके बीच राजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि इसी के काल में हुआ था, लॉर्ड मिंटो के काल में। इसी के समय में चार्टर्ड एक्ट 1815 पास हुआ था, 1815, जिसके तहत कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए गए थे। चाय और चीन के साथ रहने दिया था, उसके बाद सारे अधिकार छीन लिए गए थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ था? तो नौसेना विद्रोह किस जहाज से शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था HMIS तलवार। ऑप्शन नंबर डी। ये हुआ कब था? ये हुआ था 18 फरवरी 1946 को। 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्ल भेदी भेदभाव, खराब भोजन और कम वेतन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दिया था। इन सैनिकों ने BC दत्त नामक नाविक को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर दिया था, छोड़ने की मांग कर रहे थे। सरकार के दमनात्मक रुख को देखते हुए वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना ने नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए तैयार किया था। यह भी एग्जाम में आया हुआ है। पटेल और जिन्ना के कहने पर इन लोगों ने आत्मसमर्पण किया था और ये समाप्त कब हुआ था? 13 फरवरी 1946 को। वहीं राजपूताना जहाज गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। कौन से जहाज से गए थे? यही राजपूताना जहाज से गए थे। एक क्वेश्चन और आता है कि कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था? तो हेक्टर नामक, कौन से जहाज से? हेक्टर नामक जहाज से आया था। उसी बेड़े में एक जहाज था जिसका नाम क्या था? रेड ड्रैगन। क्या था? रेड ड्रैगन। प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन किया गया था। तो किसके दौरान? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी। हम लोग जानते हैं नमक सत्याग्रह जो शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को और समाप्त कब हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। जिस दिन नमक सत्याग्रह समाप्त हुआ था उसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किया गया था और इसी आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन किया। इससे क्वेश्चन आता है, मणिपुर की एक नागा किशोरी थी 13 वर्ष की, उसका नाम था गोंडेलियो। उन्होंने अपने नागा साथियों के साथ भी इसमें भाग लिया था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में रहा। इसके बाद प्रथम चरण में गांधी जी को मनाया गया, उन्होंने आंदोलन को स्थगित कर दिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन विफल हो गया तो गांधी जी ने पुनः 1 जनवरी 1932 को द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, यानी द्वितीय चरण का प्रारंभ किया। अंत में जाकर मई 1934 में पूर्ण रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया था। ये भी क्वेश्चन आता है, 1934 में वापस लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए? तो किसने राजी किया था? तो ये राजी किया था कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। ऑप्शन नंबर डी। किसने राजी किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। नमक सत्याग्रह की बात करें तो हम लोग जानते हैं नमक सत्याग्रह शुरू कब हुआ था। अभी हम लोगों ने देखा है 12 मार्च 1930 ईस्वी को। कहाँ से शुरू हुआ था? ये साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। साबरमती आश्रम 78 अनुयायियों के साथ शुरू किया था। कुल दूरी कितना तय किया गया? 375 किलोमीटर। कहाँ ख़त्म हुआ? डांडी नामक स्थान पे। पहुँचा कब? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी। नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से किया था सुभाष चंद्र बोस ने। वहीं एक क्वेश्चन और आता है, डांडी मार्च में अमेरिकी पत्रकार एक थे वेब मिलर जिन्होंने गांधी जी का साथ दिया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो किस संगठन की स्थापना किया गया था? तो हम लोग जानते हैं किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसकी स्थापना 1 मई 1939 को किया गया। गांधी जी 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे और उनके विपक्षी दल अध्यक्ष के चुनाव में गांधी जी से इनका विवाद हो गया। गांधी जी के समर्थन वाले सीतारामैया चुनाव हार गए थे। उसके बाद त्रिपुरी संकट हुआ और सुभाष चंद्र बोस ने जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और 1 मई 1939 को उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। किसका स्थापना किया? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। वहीं बात करें आज़ाद हिंद फौज, इसका विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। किसके मन में आया? कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। इसका गठन अगर माना जाए सफल गठन किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। वहीं नौजवान सभा, इसका गठन किसने किया था? इसका गठन भगत सिंह ने किया था। किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष की? तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में एम.एन. रॉय ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। किसने किया था? एम.एन. रॉय ने किया था। 1925 ईस्वी में किया था और किया कहाँ था? कानपुर में। कहाँ किया था? कानपुर में। इसका चुनाव, कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हंसिया और हथौड़ा। हंसिया और हथौड़ा इनका चुनाव चिन्ह। वहीं बात करें चारू मजुमदार, ये 1967 में इन्होंने नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत किया था। नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत किया था चारू मजुमदार ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था, हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन की बात करें तो खिलाफत आंदोलन हुआ क्यों था? तो तुर्की के सुल्तान थे खलीफा, उसके खिलाफ जो है इंग्लैंड में प्रदर्शन होने लगे, जिससे मुस्लिम लोग नाराज़ हो गए।
इसके बाद जो है शीघ्र ही मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली और मौलाना अबुल कलाम और अजमल खां और हसरत मोहसिन के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। वहीं नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। उसी में गांधी जी ने कहा था कि यह हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। और खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन का विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था, यानी इसका समर्थन नहीं किया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो उस पाकिस्तान शब्द का प्रयोग और पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता थे चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। वहीं पाकिस्तान की मांग किसने किया था? तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन जो 1940 में हुआ था, उसमें जिन्ना ने, उसकी अध्यक्षता जिन्ना कर रहे थे, जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग किया था। वहीं पाकिस्तान शब्द का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये प्रस्ताव रखा था मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने इसका प्रस्ताव रखा था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग। ऑल इंडिया होम रूल लीग ने 1920 में अपना नाम परिवर्तन कर लिया और रख लिया स्वराज सभा। क्या रख लिया? स्वराज सभा। अच्छा, स्वराज पार्टी की बात करें, हम लोग जान लेते हैं स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, इसका गठन किसने किया था? इसका गठन जनवरी 1923 ईस्वी में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। CR दास और मोतीलाल नेहरू किया था। क्यों? असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद, असहयोग आंदोलन विफलता के बाद CR दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महामंत्री बनाए गए थे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो चावल उगाने का साक्ष्य रंगपुर से प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी रंगपुर। किस नदी के किनारे? मादर नदी के किनारे। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? SR राव। कौन थे? SR राव। वहीं बात करें मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से एक श्रृंगी पशु, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, स्नानागार, अन्नागार ये शादी प्राप्त हुए। राखल दास बनर्जी इसके खोज करता थे और इसका खोज कब हुआ था? 1922 ईस्वी। हड़प्पा की बात करें, दयाराम सहनी इसके खोज करता था, 1921 ईस्वी में खोज किया था। और ये रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के। यहाँ से बैलगाड़ी, मछुआरे का चित्र, कांस्य दर्पण, स्वास्तिक चिन्ह, ताबूत आदि प्राप्त हुए। बनावली की बात करें, यहाँ सड़कें टेढ़ी मेढ़ी पाई गई, जबकि हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की सड़कें प्रायः सीधी होती थी और समकोण पे काटती थी। और ये बनावली की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी पाई गई। बनावली से मिट्टी के हल पाए गए, मिट्टी के खिलौने या हल पाए गए। प्रश्न है वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता है? तो किस संस्कार को? तो ये संस्कार है शिशु की शुरुआत के लिए उपनयन संस्कार, यानी उपनयन संस्कार को द्वितीय जन्म का आरंभ का संस्कार माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। हम लोग जानते हैं संस्कारों की संख्या कितनी है? तो 16। कितनी है? 16 है। सबसे पहला संस्कार होता है गर्भधारण संस्कार, गर्भाधान संस्कार, जो नर नारी का मिलन या गर्भाधान हेतु किया जाता है। उसके बाद पुनः सवन संस्कार, उसके बाद सीमांतो उपनयन संस्कार, उसके बाद जात कर्म, उसके बाद नामाकरण संस्कार शिशु के जन्म के बाद, उसके बाद निष्क्रमण संस्कार, गृह से बाहर ले जाने का कर्म, उसके बाद अन्नाप्रसान संस्कार जिससे अन्न चटाए जाते हैं, उसके बाद मुंडन संस्कार, केश मुंडन किया जाता है, उसके बाद कर्ण भेदन संस्कार, कान छेदा जाता है, उसके बाद विद्या आरंभ संस्कार जो गुरु के समीप ले जाने के बाद कराया जाता है, उपनयन संस्कार जो जनेऊ धारण कर ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है, वही उपनयन संस्कार। ये केमा संस्कार है? यह 11वां संस्कार होता है। उसके बाद होता है वेदारंभ संस्कार, यानी वेद आरंभ करने का कर्म किया जाता है। उसके बाद समापवर्तन संस्कार, यानी विद्या पूर्ण होने के बाद, शिक्षा पूर्ण होने के बाद समापवर्तन संस्कार। उसके बाद विवाह संस्कार। कौन सा संस्कार? विवाह संस्कार। उसके बाद होता है 15वां वानप्रस्थ संस्कार, वन पर 50 वर्ष पूर्ण होने पर वन की ओर प्रस्थान संस्कार। उसके सबसे अंतिम में होता है अंत्योष्टि संस्कार, जिसमें दाह संस्कार की चर्चा है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई
अग्निवेदी से सिद्ध होती है। तो अग्नि पूजा ये कालीबंगा, अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगल से मिले और लोथल से भी प्राप्त हुए। कहाँ से? लोथल और कालीबंगा से। वहीं कालीबंगा की बात करें तो यहीं से जूते हुए खेत के निशान, जूते हुए खेत के निशान, नक्शीदार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे है। और इसके खोजकर्ता कौन थे? BBL और BK थापड़, BK थापड़ इसके खोजकर्ता थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय समुचित रूप से निकम्माचार्य को दिया जाता है? तो निकम्माचार्य को द्वैत सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें द्वैत सिद्धांत की बात करें तो ये इनका श्रेय किससे जाता है? तो इनका श्रेय जाता है आनंदाचार्य, आनंद तीर्थ को जाता है। वहीं शुद्ध द्वैतवाद, तो शुद्ध द्वैतवाद बल्लवाचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य को जाता है। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। कौन थे? शंकराचार्य थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है भारतीय संविधान के भाग 3, यहाँ भाग 3 कर लीजिएगा, 4 नहीं, भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 संबंधित है। तो अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 25 संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से। ऑप्शन नंबर सी। किससे? धर्म की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 में। वहीं समानता के अधिकार, तो समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। संपत्ति के अधिकार जो मौलिक अधिकार नहीं रह गया, कानूनी अधिकार, यह अनुच्छेद 3 का क में डाला गया है। वहीं अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 29 और 30 में है, 29 और 30 में है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में व किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है। भाग 2 के अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है नागरिकता का वर्णन। अच्छा, नागरिकता संबंधी हम लोग देख लेते हैं, तो पूरा अनुच्छेद क्लियर करते हैं। अनुच्छेद 5 में क्या है? तो अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ पर अधिवास के द्वारा नागरिकता। अनुच्छेद 6 में क्या है? पाकिस्तान से जो प्रजनन करके आए, पाकिस्तान से प्रजनन करके आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता, कुछ व्यक्तियों। वह अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता। अनुच्छेद 9 कहता है किसी अन्य देश की जैसी नागरिकता लेंगे भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 कहता है। वह अनुच्छेद 10 में क्या है? किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीति से नहीं छीना जा सकता, यानी संसद ही उसे छीन सकता है, संसद के द्वारा बनाए गए कानून के तहत ही। वहीं कहता है अनुच्छेद 11 क्या कहता है? तो नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? संसद को होगा। चलिए देखते अगला प्रश्न। प्रश्न है कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है? तो भारतीय संविधान के किस अंग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 48 में कृषि तथा पशुपालन का संगठन अत्याधुनिक या आधुनिक वैधानिक प्रणालियों के अनुसार करना तथा गाय, बछड़ों व अन्य दुधारू या वाहक पशुओं की नस्लों का परिरक्षण और सुधार करना व उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाने का उल्लेख है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो कौन करते हैं? तो राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, राज्यसभा के जो अध्यक्ष होता है वो हम कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, जो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 64 के अनुसार, अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन
अध्यक्ष होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये किसमें निहित होती है? तो हम लोग जानते हैं ये किसमें निहित होती है। ये निहित होती है संसद में। ऑप्शन नंबर बी, संसद ही कानून बनाकर, संसद ही जो है न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि या कटौती कर सकता है। वहीं बात करें सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 124 के तहत किया जाता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। 33 अन्य न्यायाधीश हैं। वहीं बात करें न्यायाधीश के लिए योग्यता कितनी होती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए तो वह भारत का नागरिक हो, उसे कम से कम 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव हो, 5 वर्षों का अनुभव हो। वहीं बात करें सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस का वेतन कितना होता है? 2,80,000, 2,80,000। और अन्य न्यायाधीश का होता है 2.5 लाख। कितना होता है? 2.5 लाख उसका वेतन होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत है, तो धन विधेयक है या नहीं? इसका यह कौन निर्णय लेता है? तो ये लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 110 में है, अनुच्छेद 110 में है। वहीं बात करें धन विधेयक, तो धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता? यह लोकसभा में पेश किया जाता। कहाँ पेश किया जाता? लोकसभा में पेश किया जाता। और राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। वहीं वित्त विधेयक की बात करें तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 112 में, 112 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3 सदस्य। ऑप्शन नंबर बी। इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। विधान परिषद का गठन या समाप्ति, इसकी चर्चा अनुच्छेद 169 में है। अनुच्छेद 69 में विधान सभा द्वारा 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। वहीं 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, स्नातकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं जो 3 वर्ष पूर्व डिग्री ले लिए हैं। वहीं 1/12 सदस्य अध्यापकों द्वारा भरे जाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो ये देन है महबूब अल हक। ऑप्शन नंबर डी, महबूब अल हक, जो पाकिस्तान के थे। कहाँ के थे? पाकिस्तान के से। मानव विकास सूचकांक ये जारी कौन करता है? तो ये जारी करता है यूएनडीपी। कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। इसके 3 मानक हैं। इसके कितने मानक हैं? 3 मानक हैं। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय, इसके 3 मानक हैं। इसके 3 मानक हैं। वहीं बात करें वर्तमान में यानी 22 में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 132वां था। कितना था? 132वां था। और प्रथम स्थान पे स्विट्जरलैंड था। मानव विकास सूचकांक का वैल्यू का मान जो है अधिकतम कितना हो सकता है? 1.0 हो सकता है। और ये 132वां जो रैंक भारत का था, इसमें इसका स्कोर कितना था? 0.633 इसका स्कोर रहा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित करों में से कौन सा केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं है? यानी कौन केंद्र सरकार का कर नहीं है? तो भू राजस्व कर। हम लोग जानते हैं भू राजस्व कर यह राज्य सरकार का कर है। किसका कर है? राज्य सरकार का। राज्य सरकार के कुछ अन्य कर हम लोग जान लेते हैं। तो कृषि आय पर जो कर होता है वो राज्य सरकार लेती है। वाहन कर, पथ कर, विज्ञापन पर कर, शिक्षा उपकर, ये सारे कौन लेते हैं? राज्य सरकारें लेती है। वहीं सीमा शुल्क, आयकर, निगम कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, पूंजी लाभ कर और उपहार कर, ये सारे कौन लेते हैं? केंद्र सरकार लेते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है भारत में
सबसे पहले किस राज्य में मूल्यवर्धित कर, जिसे वैट कहते हैं, लागू हुआ? किस राज्य में लागू हुआ था? हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम में ये भी प्रश्न आया हुआ है, सबसे अंत में किस राज्य में लागू हुआ? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ लागू हुआ? उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम? तो मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम है पंपास। क्या नाम है? पंपास। इसका क्षेत्र है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। दक्षिण अफ्रीका में 3 प्रकार के घास, एक हो गए पंपास, एक पंपास हो गया जो अर्जेंटीना वाले क्षेत्र। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं लानोस जो घास के मैदान है, ये वेनेजुएला और कोलंबिया में पाए जाते हैं। और उसके बाद कंपोज घास के मैदान, ये ब्राज़ील। तो ये हो गए मध्य में, पंपास मध्य में। और ये कंपोज जो हुआ ये उत्तर क्षेत्र में, जो है उत्तरी अक्षांशीय क्षेत्र में। और लानोस ये भी उत्तर दक्षिणी क्षेत्र में। चलिए दोस्तों, अच्छा, प्रेरी ये उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान, वेल्स दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान, स्टेपिज मध्य एशिया के घास के मैदान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? लाल मिट्टी को। ऑप्शन नंबर सी, लाल मिट्टी। वहीं लाल मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी का लाल कलर किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण। किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका कलर लाल होता है। वहीं बात करें लाल मिट्टी, तो लाल मिट्टी में क्या उगाए जाते हैं? तो लाल मिट्टी में मोटे अनाज दलहन और चावल की खेती होती है। वहीं बात करें काली मिट्टी, तो काली मिट्टी हम लोग जानते हैं कपास, गन्ना, मूंगफली आदि उगाए जाते हैं। इसका काला रंग किसके कारण होता है? ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो टिटानी, फेरस, मैग्नेटाइट, एल्यूमिना के कारण इसका रंग काला होता है। इसमें पोटास और चूना की अधिकता होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। वहीं बात करें जलोढ़ मिट्टी, इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो नई को कहते हैं खादर। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बागड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बागड़ कहते हैं। भारत में सबसे अधिक विस्तार जलोढ़ मिट्टी का है। जलोढ़ मिट्टी धान, गेहूं आदि फसलों के लिए उपयोगी होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? ये स्थान है कच्छ की खाड़ी। ऑप्शन नंबर सी, कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी की बात करें तो ये कच्छ और कठियावाड़ प्रायद्वीप को अलग करता है। यहाँ से लगभग 1200 मेगावाट ज्वारीय ऊर्जा पैदा की जाती है। अच्छा, ज्वारीय ऊर्जा होता क्या है? यह अक्षय ऊर्जा का रूप है जो समुद्र के ज्वार और धाराओं के प्राकृतिक उत्थान और पतन से प्राप्त की जाती है। ये उत्पन्न कैसे होता है? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच लगने वाला बल के कारण ये ज्वार उत्पन्न होते हैं, जिनके ज्वारीय तरंगों से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। खंभात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ये सारे जगह से ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। सबसे अधिक ज्वारीय ऊर्जा खंभात की खाड़ी से, सबसे अधिक ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन खंभात की खाड़ी से किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है? तो ये तुर्की में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, जिसे हम लोग वान झील के नाम से जानते हैं। वान झील जिसकी लवणता सबसे अधिक है। क्वेश्चन झील से बनते हैं। सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर है। वहीं बात करें सबसे गहरा झील बैकाल झील। कौन सा झील? बैकाल झील। सबसे लंबा झील, ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, टंगानिका झील सबसे लंबा झील है। सबसे मीठा पानी का झील सुपीरियर झील। हनीमून झील किसे कहते हैं? टीटीकाका झील। ये चिली अर्जेंटीना के सीमा पर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुलेमित नहीं है। नहीं है वाला आप लोग ध्यान दिएगा, एग्जाम में नहीं है आप लोग पढ़ते नहीं, एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न इससे गलत हो जाते हैं। अच्छा, नांगल बांध सतलज नदी पर, बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, ये भी सही है। नागार्जुन सागर गोदावरी नदी, ये गलत है। हीराकुंड महानदी, ये सही, ऑप्शन नंबर सी। नागार्जुन सागर बांध यह कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर। वहीं गोदावरी नदी पर कौन सा बांध है, तो गोदावरी नदी पर बांध है पोचमपाद बांध। पोचमपाद बांध किस नदी पर है, गोदावरी नदी पर है, यह कर्नाटक में है। कहाँ, कर्नाटक में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है, तो ये नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी जो है पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु होता है। क्वेश्चन आते हैं, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। क्या नाम है, डोडा बेटा नाम है, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, 2637 मीटर। वहीं कार्डेमम पहाड़ी, पालनी पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी, ये तीनों एक जगह मिलते हैं। उस चोटी का नाम है अनाईमुदी। क्या नाम है, अनाईमुदी। अनाईमुदी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। 2695 मीटर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, और दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है डोडा बेटा। अच्छा, तो आप लोग बताएं सतपुड़ा की ऊंची चोटी, सतपुड़ा की ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ी, धूपगढ़ी। और वहीं अरावली की ऊंची चोटी, अरावली की ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन है, गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर और धूपगढ़ी की ऊंचाई है 1350 मीटर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी, जैसे मृत घाटी, किस देश में स्थित है, ये यूएसए में स्थित है, यूएसए के कैलिफोर्निया में, अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। वहीं बात करें कुछ महत्व, यहाँ का इसे मृत घाटी इसलिए कहता है कि यहाँ का तापमान लगभग 58 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, 58 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। एग्जाम में जिस घाटियों से प्रश्न आते हैं उसे भी हम लोग देते हैं। हम्बर घाटी यह कहाँ है, हम्बर घाटी कनाडा में, कहाँ है, कनाडा में। लोयर घाटी ये कहाँ है, यह फ्रांस में है, कहाँ है, फ्रांस में है। पो घाटी इटली में है। पंजशीर घाटी ये भी एग्जाम में आया हुआ है, पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में, कहाँ है, अफगानिस्तान में है। वहीं चितवन घाटी, चितवन घाटी यह नेपाल में है, कहाँ है, नेपाल में है। और टेलर घाटी, टेलर घाटी यह अंटार्कटिका में है, कहाँ है, अंटार्कटिका में है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आजाद दस्ते से कल भी प्रश्न, आज भी प्रश्न है। प्रश्न है आजाद दस्ता के गठन के समय के स्थान एवं कार्य क्षेत्र का चयन करें। तो कल हम लोगों ने देखा इसका जो गठन किया था नेपाल के तराई क्षेत्र में, इसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत था, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इसका गठन किसने किया था, कल हम लोगों ने देखा है, इसका गठन किया था जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। आजाद दस्ते को गुरिल्ला ट्रेनिंग और छुपकर वार करने की ट्रेनिंग दिया जाता था। और इसका प्रचार प्रसार, आजाद दस्ते का प्रचार प्रसार का कार्यभार किसने संभाला था, राम मनोहर लोहिया ने। राम मनोहर लोहिया ने इसका संचालन और प्रचार प्रसार का कार्यभार संभाला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है, भारतीय धरोहर और स्थान। एलिफेंटा की गुफा कर्नाटक, यही गलत है, ऑप्शन नंबर ए। एलिफेंटा की गुफा कर्नाटक नहीं, महाराष्ट्र में, कहाँ है, महाराष्ट्र में है। वहीं बात करें फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, सही है। सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, ये भी सही है। सूर्य मंदिर उड़ीसा कोणार्क में है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी के डैश ऊपरी हिस्सों का अत्यधिक श्यान यांत्रिक रूप से दुर्लभ एवं तन्नीय विकृत से क्षेत्र है। तो इसका ऑप्शन इसमें गलत लिखा हुआ है। तो एस्थेनोस्फीयर क्या होता है, तो एस्थेनोस्फीयर यह जो है मेंटल का ऊपरी भाग होता है, मेंटल का ऊपरी भाग होता है एस्थेनोस्फीयर। ये ऊपरी मंडल से, पृथ्वी की ऊपरी मंडल से 100 किलोमीटर से लेके 410 किलोमीटर नीचे तक पाया जाता है, 410 किलोमीटर नीचे तक पाया जाता है। तापमान और दाब अधिक होने के कारण चट्टानें यहाँ नरम हो जाती है और आंशिक रूप से पिघल जाते हैं और ये लगभग चिपचिपा हो जाता है। कैसा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। तो इसे कर लेंगे पृथ्वी की डैश, तो पृथ्वी की ऊपरी हिस्से से
100 से 410 किलोमीटर नीचे, 100 से 410 किलोमीटर नीचे वाले हिस्से एस्थनोस्फेयर कैटेगरी में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है विटामिन सी के विषय में सत्य कथन चुनिए। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। सही है। यह गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। हम लोग जानते हैं विटामिन सी जो है गर्म करने पे नष्ट हो जाता है। यह दूध में नहीं पाया जाता, ये भी सही है। यह मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन होता है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर उच्च ताप, हाई टेम्परेचर, बहुत अत्यधिक ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जिससे 3000 डिग्री सेल्सियस ताप भी मापा जा सकता है। वहीं बात करें वायुमंडलीय दाब, तो बैरोमीटर से किसे नापा जाता है? बैरोमीटर से। वहीं बात करें घनत्व, तो द्रवों का अपेक्षिक घनत्व किससे नापते हैं? हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से नापते हैं। और आर्द्रता, तो आर्द्रता किससे नापते हैं? हाइग्रोमीटर से। हाइड्रो और हाइग्रो में कन्फ्यूजन नहीं होना। आर्द्रता नापते हैं हाइग्रोमीटर से और घनत्व नापते हैं हाइड्रोमीटर से। चलिए देखते। प्रश्न है 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, जिसे ही हम लोग लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर। 10⁻³ मीटर 1 माइक्रोन के बराबर होता है। अच्छा, 1 मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? ये भी एग्जाम में आ गया प्रश्न। तो 1 मील बराबर 1.609 किलोमीटर होता है। अच्छा, एक बैरल में कितना लीटर होता है? एक बैरल में कितना लीटर होता है? तो एक बैरल में 159 लीटर होता है। 159 लीटर होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा, यानी सबसे अधिक कब होगा? यदि वह एक पैर पे खड़ा हो, यदि लेटा हुआ हो, या बैठा हुआ हो, या दोनों पैर पे खड़ा हो। तो इसका आंसर होगा यदि वह एक पैर पे खड़ा हो। ऑप्शन नंबर ए, यानी दाब अधिक कब होगा? जब क्षेत्रफल वह सबसे कम लेगा। यानी एक पैर पे खड़ा होगा तो वो एरिया सबसे कम घेरेगा। एक तरह से कह सकते हैं कि जो दाब होता है, प्रेशर होता है, वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी दाब, एरिया जितना कम होगा दाब उतना अधिक लगेगा, और एरिया अधिक होगा तो दाब कम लगेगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज कीचड़ वाले क्षेत्र में कहा जाता है कि कीचड़ वाले क्षेत्र में बचने के लिए आदमी को लेट जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एरिया बढ़ जाता है, दाब कम हो जाएगा, एरिया बढ़ जाता है, दाब कम हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? तो नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर क्या होता है देख लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम में श्रृंखला अभिक्रिया जो है अनियंत्रित होती है। क्या होती है? अनियंत्रित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, परमाणु बम की बात करें तो परमाणु बम का खोज किसने किया? इसका विकास किसने किया? ओपेनहियर ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। वहीं बात करें नाभिकीय रिएक्टर, तो नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन इससे तैयार किए जाते हैं, यानी ऊर्जा तैयार किए जाते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। और नियंत्रक के रूप में क्या चीज़ का प्रयोग होता है? कैडमियम या बोरोन का छड़ का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किया जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था आइजैक न्यूटन ने। किसने किया था? न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पृथ्वी का
गुरुत्वीय त्वरण होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं निकट दृष्टि दोष के उपचार में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, वहीं उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष दूर करने में। दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती। दूर की वस्तु, अच्छा ये भी क्वेश्चन आता है कि निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है या पीछे। तो जब निकट दृष्टि दोष हो तो उसका प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, और निकट दृष्टि दोष में और दूर दृष्टि दोष में उसका जो प्रतिबिंब है वहाँ का कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट दर्शाता है। तो बैरोमीटर का पारा जब अचानक नीचे गिर जाता है तो वह सूचक होता है आंधी और तूफान आने का। ऑप्शन नंबर डी, आंधी और तूफान आने का सूचक होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है विद्युत मोटर में क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर डी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत मोटर। वहीं ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, सोलर सेल। वहीं बात करें विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में कौन बदलता है, तो विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा में बदलता है। वहीं बात करें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है ब्रोमीन सामान्य ताप पर होती है। तो ब्रोमीन सामान्य ताप पे क्या होती है, द्रव होती है। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसका जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है, 35 होता है। परमाणु क्रमांक 35 होता है। इसकी खोज किसने किया, इसकी खोज किया था वेलार्ड ने। ब्रोमीन का खोज किया था वेलार्ड ने 1826 ईस्वी में। 1826 ईस्वी में इसका जो नाम रखा गया है वह यूनानी भाषा के आधार पर, यूनानी में ब्रोमीन का अर्थ होता है दुर्गंध, और इसका दुर्गंध छिन्न होता है। कैसा होता है, छिन्न होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है। तो सोडा वाटर में कौन सी गैस निकलती है, ऑप्शन नंबर ए। जब भी हम लोग ठंडी वस्तु जैसे कोको कोला वगैरह खोलते हैं तो अचानक खोलने पे उस पर जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है मनुष्यों में वृक्क तंत्र का एक भाग है। मनुष्यों में जो वृक्क होता है वह कौन तंत्र का भाग है, तो वह उत्सर्जन तंत्र का भाग है। ऑप्शन नंबर डी, किस तंत्र का भाग है, उत्सर्जन तंत्र का भाग है। वृक्क और त्वचा और लीवर और फेफड़ा ये सारे मुख्य उत्सर्जी अंग हैं। वहीं बात करें वृक्क, किडनी की बात करें तो सामान्यतः मनुष्य का किडनी का वजन कितना होता है, 140 ग्राम होता है। किडनी को बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। और अंदर के भाग को हम लोग मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। अच्छा, वृक्क का कार्य क्या होता है, तो रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध रक्त बनाना। क्या बनाना, शुद्ध रक्त बनाना और मूत्र का निर्माण करना। किडनी प्रतिदिन 180 लीटर फिल्ट्रेट करता है। 180 लीटर फिल्ट्रेट करता है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। तो एटीपी का एडीपी में। अच्छा, एटीपी इसका फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट, और वहीं एडीपी तो एडेनोसिस डीफॉस्फेट। तो ट्राई को डी में चेंज करना, अधिकतम ऊर्जा उत्पादन होता है। चलिए प्रश्न है पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 संघटक होते हैं, तो जैव और अजैव। पारिस्थितिकीय तंत्र के जो घटक होते हैं कौन कौन, जैव और अजैव। जैव घटक में क्या आते हैं, जैव घटक में आते हैं पौधे, जंतु
और सूक्ष्म जीव। वहीं अजैव घटक में कौन कौन आते हैं? एग्जाम में प्रश्न आया हो अजैव घटक, तो यानी पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक कौन कौन है? तो मृदा यानी मिट्टी, वायु, जल, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, ये सारे अजैविक घटक होते हैं। अच्छा, पारिस्थितिकी, तो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हैकेल ने किया था। किसने किया था? हैकेल ने किया था। और पारिस्थितिकी तंत्र का जन्मदाता, तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र दिया था टॉन्सले ने। किसने दिया था? टॉन्सले ने। इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना। पारिस्थितिकी शब्द दिया था हैकेल ने और पारिस्थितिकी तंत्र दिया था टॉन्सले ने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? तो हल्का ऊपर उठ जाएगा। जैसे ही कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो वो हल्का ऊपर उठ जाता है। क्यों? क्योंकि समुद्र का जो जल का घनत्व होता है वह नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। समुद्र का जल का घनत्व होता है 8.4। कितना होता है? 8.4। और सामान्यतः जल का घनत्व कितना होता है? 7 होता है, तो इसका घनत्व अधिक होता है। तो जैसे जाएगा डेंसिटी अधिक होगा तो वो क्या होगा? थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है, तो सीटी स्कैन में एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, एक्स किरण, जिसकी खोज किसने किया था? रोंटजन ने किया था। किसने किया था? रोंटजन ने किया था। गामा किरण, इसका खोज किसने किया था? पॉल विलार्ड ने इसका खोज किया था। इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो नाभिकीय अभिक्रिया में इसका प्रयोग किया था। दृश्य किरण, इसका खोज किया था न्यूटन, इसी कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती। अवरक्त किरण, इसका खोज किया था हॉर्सेल ने। किसने किया था? हॉर्सेल ने इसका खोज किया था। यह इसमें उष्मा होती है, यह वस्तुओं को गर्म कर देता है। कोहरे में फोटोग्राफी लेने में इसका प्रयोग किया जाता है। और रडार में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न है, विद्युत मोटर कम वोल्टेज में प्रयोग करने से जल जाएगा। क्योंकि विद्युत धारा अत्यधिक प्रभावित होने लगेगा। जैसे ही वोल्टेज कम होगा उसका धारा बढ़ जाएगा, उसमें धारा अत्यधिक प्रभावित होने लगेगा। ऑप्शन नंबर ए। ये था दोस्तों 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो आराम से देखिए, समझने का कोशिश कीजिए और चीज़ों को लिंक कीजिए, यानी चीज़ों को आप अटैच करते जाइए। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसे सीखिए। जब इस तरह से आप लोग पढ़ाई करेंगे तो आपकी पढ़ाई पहले से बहुत बेहतर हो जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो वास्तव में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद।